हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जो दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की, ठीक है। तो पेपर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेपर 1 जो होता है स्कोरिंग होता है। आप यहाँ से अपने जो है नंबरों को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए पेपर 1 की कुछ एक यूनिट ऐसी हैं जिनमें आप अगर फोकस करके पढ़ते हैं, अगर मैं डीआई को छोड़ दूं क्योंकि सबका मैथ्स का पार्ट मजबूत नहीं होता है, कहीं ना कोई वीक पॉइंट रहता ही है ना। तो किसी ना किसी रूप में अगर मैथ आपकी कमज़ोर है तो वो आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करती है। तो प्रैक्टिस के लिए अब इतना समय नहीं है, लेकिन कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनको आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो पीवाईक्यूज हैं, साथ में संभावित क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं या आने की संभावना बनती है। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अब और भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 2018 से 2023 तक के जितने भी प्रश्न आ चुके हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड को हमने यहाँ पर शुरू किया है, जिसमें हमारी जो सीरीज चल रही है मिशन जेआरएफ करके, ठीक है। मिशन जेआरएफ दिसंबर 2023 के लिए आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी दिए जा रहे हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि यहाँ गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करती हूँ। और आगे भी जो वीडियो दी है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि इनसे संबंधित क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो आपके गलत नहीं हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले भी मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के काफ़ी पीवाईक्यूज आपको करवा दिए हैं, तो उनको भी आप लोग देख लें, ठीक है। आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि पीवाईक्यूज के माध्यम से जब आप चीज़ों को करते हैं ना, तो एक तो आपके पास ऑप्शन सामने आते हैं, जिसमें कि कई बार क्वेश्चन तो एक होता है पर ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं, तो वो करने की जो है फिर स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देखिए ये जून 2023 में क्वेश्चन आया था, जिसमें कहा है जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं। एथिकल इश्यूज की बात हो रही है यहाँ पर, एथिक्स से संबंधित, ठीक है। रिसर्च में आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च एथिक्स से सवाल बहुत बनते हैं और हर बार अलग अलग करके पूछे जाते हैं। तो ये कहीं भी आपको यूनिट में ऐसा नहीं मिलेगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड में ये रिसर्च एथिक्स को जो है पूरा आप पढ़ लीजिए। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन के माध्यम से आप काफ़ी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है, तो मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है मतलब यहाँ पर ये जो है आपकी बात हो रही है मनोवैज्ञानिक या सामाजिक अनुसंधान की, ठीक है। इसमें ही यहाँ पर क्या होता है, सामाजिक वातावरण में होती है और यहाँ पर मनुष्यों की सहभागिता है ना, मनुष्य इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कौन कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे आपको कंसीडर करने चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है। तो इसमें देखिए जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको बिल्कुल इनको फॉलो करना चाहिए। और इससे मतलब इसमें ये तो एक तो होती है कि लाभ और गैर हानिकारक, मतलब यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं, उनके लिए किसी भी जोखिम का कार्य नहीं होना चाहिए उस रिसर्च के अंतर्गत, और ऐसा कोई भी काम ना हो जो उनके लिए जोखिम भरा हो और उनके लिए हानिकारक हो, ठीक है। मतलब आपके लिए तो लाभ की परसेंटेज कम है लेकिन उनके लिए हानिकारक ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। इसको जो है बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए। यह आपके रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत आता है। दूसरी अगर बात करें तो निजता और गोपनीयता, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ये आपको जानने चाहिए। निजता और गोपनीयता की अगर हम बात करें तो प्रतिभागियों से संबंधित जानकारी और विवरण को रिसर्चर के द्वारा क्या है, बिल्कुल उसको मतलब यहाँ पर दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। उसको गोपनीयता वहाँ पे बनाए रखनी है। तो निजता और गोपनीयता है ना, तो इस तरह से मतलब जो भी उनकी प्राइवेसी है उसको बिल्कुल भी बाहर वो लीक नहीं होनी चाहिए, जो भी है उसको शुचिता बनाए रखें, है ना। तो यही चीज़ें निजता, प्राइवेसी और गोपनीयता, सीक्रेसी, है ना। उसके बाद गुमनामी की अगर बात करें तो गुमनामी में पार्टिसिपेंट्स का नाम नहीं पता चले। अगर वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिसर्च के जो आपकी स्टडीज़ में, अगर वहाँ पे वो पार्टिसिपेंट्स है तो उसका नाम मत आप जो है हाईलाइट करिए। उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ठीक है लाना, लेकिन बिना नाम के उसके नाम मतलब सामने नहीं आना चाहिए, ठीक है। सूचित सहमति
मतलब ये होता है कि पार्टिसिपेंट्स को शोध विवरण के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रिसर्च करने जा रहे हैं और आपने उसको जो है इन्वॉल्व कर लिया, वो पार्टिसिपेट आपके रिसर्च स्टडी में कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसके परिणाम क्या होंगे या ये किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, मुझे क्यों ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उनको बता देना चाहिए, है ना। तो यही हो जाती है सूचित सहमति, मतलब उनकी सहमति भी ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी मनोवैज्ञानिक या सामाजिक अनुसंधान होते हैं, तो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में या आपके सामाजिक वातावरण में, तो यहाँ पर ये नैतिकता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो यहाँ पर अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके आंसर में आ सकती हैं। तो सुविचारित सहमति का अभाव, है ना। कौन कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं? सुविचारित सहमति, लैक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, अत्यधिक प्रलोभन, तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान भी होगा, और ये सारे मुद्दे आपको मतलब लेने हैं, है ना। Which among the following would be the ethical issues in a research study that involve participation of human subjects, है ना। तो ये सारे नैतिकता संबंधी मुद्दे हैं जो आपको सामने आते हैं और इन्हें आपको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको अभी बताई, है ना, 4-5 पॉइंट आपको बताए। तो इसमें देखिए सुविचारित सहमति का अभाव, सहमति आपको बिल्कुल लेनी चाहिए, उसका अभाव यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, ऐसा कोई भी नुकसान उनका नहीं होना चाहिए। दूसरा है अत्यधिक प्रलोभन, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, तो आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मतलब इसमें ये हो गया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है, तो जो आपके कौन कौन से आते हैं, देखिए सुविचारित सहमति का अभाव, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, और आपका अत्यधिक प्रलोभन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी दिए गए विषय पर अनेक अध्ययनों के एक समान निष्कर्ष होते हैं तो मापन दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब किसी दिए गए विषय पर अनेक अध्ययनों के एक समान, अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, डीब्रीफिंग, है ना, अध्ययन के बारे में जानकारी। आपको अध्ययन के बारे में जानकारी से मतलब डीब्रीफिंग का कई वर्ड ऐसे पूछा गया है कि डीब्रीफिंग का मतलब क्या होता है, तो अध्ययन के बारे में जानकारी देना। तो नैतिकता के अंतर्गत हमारा ये आ रहा है कि पार्टिसिपेंट्स को जो हम वहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको उससे संदर्भित चीज़ें को बताना चाहिए कि उसका क्या रोल है, उसके लिए क्या फ़ायदा है, नुकसान है, ये चीज़ें उसको बताना चाहिए, है ना। तो ये मतलब उसको सूचना देनी चाहिए। अध्ययन के बारे में जानकारी देना, ये डीब्रीफिंग होता है। ठीक है, तो इस शब्द को थोड़ा सा जानना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि डीब्रीफिंग से सवाल भी काफ़ी आपके पूछे गए हैं, ये मैंने पहले के वीडियो में करा रखे हैं ना। तो ये अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब किसी दिए गए विषय पर अनेक अध्ययनों के एक समान निष्कर्ष होते हैं तो मापन दर्शाते हैं। जब किसी विषय पर दिए गए, मतलब देखिए आपने एक कोई स्टडी की, किसी टॉपिक पे आपने जो है मान लीजिए यहाँ पर बात की, है ना। अब आपने जैसे रिसर्च एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपके सामने कई सारे मुद्दे निकल के आए, तो एक समान निष्कर्ष यहाँ पे कंक्लूजन सबका एक ही निकल रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अलग अलग पॉइंट्स निकल के आए कि वहाँ पर कोई मनोवैज्ञानिक नुकसान ना हो, है ना, उनका गोपनीयता बनी रहे, लाभ गैर हानिकारक, सूचित सहमति हो, गुमनामी, तो ये सारी चीज़ें क्या है निकल के आ रहे हैं कंक्लूजन की तरह से, और एक समान निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये जो होगा आपका क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हैं कि मतलब जो आपको नैतिकता के नियमों का पालन करना है ना। तो यही हो जाती है यहाँ पर कन्वर्जेंट वैलिडिटी, यहाँ पर ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी हो जाती है। वैलिडिटी से मतलब, क्योंकि मापन की बात यहाँ हो रही है, तो वैलिडिटी से मतलब होता है कि जो भी परीक्षण आपने बनाया हुआ है, जो भी आप कर रहे हैं, वो उस उद्देश्य को कहाँ तक पूरी करता है। ठीक है, जैसे कि आपने कई बार मैंने आपको बताया कि आपने बुद्धि परीक्षण के लिए कोई टेस्ट को डिज़ाइन किया है, कोई परीक्षण को बनाया है और आप उसको ही यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं किसी समूह पे, तो वो बुद्धि परीक्षण के जितने भी क्राइटेरिया हैं उनको फुलफिल करना हो। ये नहीं कि फिर वहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत वो क्या है, आपके इंटरेस्ट से संबंधित हैं, उसके वेट और उसके कैरेक्टरिस्टिक या उसके बिहेवियर के बारे में लर्नर्स की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तब वहाँ पर क्या होगा, वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। वो जो टेस्ट हमने डिज़ाइन किया है परीक्षण, वो क्या है, वैलिडिटी को
नहीं, मतलब वैलिडिटी नहीं दर्शाएगा, वैलिड नहीं कहा जाएगा, ठीक है, वैधता उसकी सही नहीं है। तो ये हो जाती है आपकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ठीक है, एक समान निष्कर्ष, पॉइंट आपका एक ही है, सारे रिजल्ट बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, अभिसारी इसको कहते हैं ना, कन्वर्जेंट वैलिडिटी होती है। एक परीक्षण अन्य परीक्षणों से कितनी निकटता से संबंधित है, जो समान निर्माणों को मापते हैं। तो ठीक है, इसमें अनेक अध्ययन के एक समान निष्कर्ष निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए जो है प्रोबेबिलिटी से संबंधित हैं, है ना, सैम्पलिंग से, है ना। तो यहाँ पे देखिए रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बारे में मैंने आपको वीडियो भी बना के दी है, और जब सैम्पलिंग की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में पूछा जाता है या सैम्पलिंग को पहचानने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये स्टेटमेंट का सवाल है, इसमें आपको कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, रैंडम सैम्पलिंग में नॉट बी ए प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी इन केस ऑफ ए रेयर काइंड ऑफ पॉपुलेशन। जो रैंडम सैम्पलिंग है, दुर्लभ प्रकार के समग्र के मामले में व्यवहारिक विधि नहीं हो सकती है ना। एक तो ये कह रहा है, तो मतलब यहाँ पर मैं पहले आपको बताऊंगी कि प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल क्या चीज़ें होती हैं, है ना। और उसके बाद स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड मतलब विषम जाति। तो यहाँ पर देखिए सामान्य रैंडम सैम्पलिंग की तुलना में स्ट्रैटिफाइड बेहतर होता है जब हेट्रोजेनस होती है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, और ये वाला भी बिल्कुल सही बात है ना। दोनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो आपकी ये बात कह रहा है रैंडम सैम्पलिंग की, है ना। तो यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें कि सिंपल रैंडम में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, लॉटरी, टिपेट, कार्ड, है ना, ग्रिड प्रणाली, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल दो तरह की होती हैं। हेट्रोजेनस की अगर हम बात करें, जैसा कि आपका एक टर्म आ रहा है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस से क्या मतलब होता है, तो हेट्रोजेनस मतलब जैसे कि मानव, मतलब जैसे कि आपने रिसर्च की, है ना, आप रिसर्च करने जा रहे हो, कोई एक क्लासरूम की बात करें, किसी समूह में छात्रों की, जैसे मान लो उनकी हाइट आपको मेज़र करनी है, वेट मेज़र करना है, बुद्धि, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से भिन्न होंगे, है ना, अलग अलग हो सकते हैं। तो कुछ उसमें क्या होंगे, लड़कियां बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगे, इस तरह से क्या होगा, अलग अलग क्राइटेरिया होगा। तो ये क्या होगा, हेट्रोजेनस हो गया, ठीक। अगर होमोजेनस की हम बात करेंगे तो क्या होगा, एक ही प्रकार की समजातीय, है ना, जैसे कि खाली बॉयज़ का, मेल का ही आप ले लो या फीमेल का ही ले लो, ठीक है। या किसी एक फसल की बात कर लें, कोई आपका ब्लड का सैंपल है, तो इस तरह से क्या है, सभी बूंद में मतलब क्या है, सैंपल जो है आपका, कोई भी हम ड्रॉप लेकर भी हम अगर उसको टेस्ट करेंगे तो वही आएगा, है ना, उसको जो है रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, सैंपल आपके पूरे बॉडी के ब्लड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाती है होमोजेनस, जिसमें कि एक ही समान की बात की जाती है। हेट्रोजेनस जहाँ पे डिफरेंट टाइप की बात होती है। तो यहाँ पर ये जो आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है, ये बेटर होती है, ठीक है। प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल क्या होती हैं, ये वो सैम्पलिंग है, प्रोबेबल की बात करें तो जिसके अंतर्गत समग्र की समस्त इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना होती है, ठीक है। प्रोबेबल को ऐसे याद रखिए, संभाव्यता, और नॉन प्रोबेबल असंभाव्यता। तो प्रोबेबल आप याद रहेगा कि समान संभावना होगी, इकाइयों का चयन संयोग पर निर्भर करेगा, और व्यक्तिगत महत्व को समाप्त करके संभावना को वेटेज दिया जाता है ना। तो यहाँ पर इसमें आपकी इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, तो यहाँ पर बात करें, देखिए दो तरह की होती हैं जो है, प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल। तो प्रोबेबल में ही आती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, है ना। तो यहाँ पर सिंपल रैंडम की बात कह रहा है कि दुर्लभ प्रकार के समग्र के मामले में व्यवहारिक विधि नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी की संभावना नहीं यहाँ पर हो सकती है ना। और नॉन प्रोबेबल में क्या हो जाता है, प्रोबेबल में तो था कि सभी को, जो भी हम सैंपल को ले रहे हैं पॉपुलेशन से, तो सभी के चुने जाने की संभावना बराबर होगी। नॉन प्रोबेबल में क्या होगा, रिसर्चर अपने ज्ञान और विवेक के आधार पर सैम्पलिंग प्रोसीजर यहाँ पर चुनता है, ठीक है। यहाँ पर संभावना और संयोग का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। प्रोबेबल मतलब सभी की चुने जाने की संभावना बराबर, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, है ना। रैंडम मेथड, तो ये सब जो है ये बिल्कुल सही बात है, ये व्यवहारिक विधि नहीं हो सकती है ना। नॉट बी ए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी इन केस ऑफ रेयर काइंड ऑफ पॉपुलेशन, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर दुर्लभ प्रकार के समग्र में बेहतर परिणाम हेतु यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, स्ट्रैटिफाइड और व्यवस्थित प्रतिचयन अन्य प्रतिचयन से अपेक्षाकृत अधिक मान्य होंगे, है ना। यहाँ सिस्टमेटिक की बात कह रहा है। और हेट्रोजेनस होगा
तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बेटर होगी। ठीक, अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं प्रोबेबिलिटी में। ये सारे आप देख लीजिए लिखे हैं, जून 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका। यहाँ पर देखिए जून 2021 में किस तरह से क्वेश्चन का लेवल चेंज होता गया है ना। 2023 में किस तरह से पूछा गया, 2021 में। अब देखिए सैम्पलिंग के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुँच के कारण रिसर्चर को उपलब्ध है। तो इसको हम कहते हैं सुविधाजनक, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कोटा भी अलग होता है, स्नोबॉल और वेब सैम्पलिंग, ये सब क्या है आपकी डिफरेंट होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसकी बात हो रही है, कोटा हो या स्नोबॉल, ये सब नॉन प्रोबेबल में आती हैं, ठीक है ना। तो कन्वीनियंस में क्या होता है, ये जो है आपकी सुविधाजनक, यहाँ पे गैर संभाव्यता प्रतिजन का प्रकार है। इसे आकस्मिक मतलब इंसिडेंटल की बात अगर हम करें, आकस्मिक एक्सीडेंटल, इसे आकस्मिक प्रतिचयन के नाम से भी जाना जाता है। शोधकर्ता उस प्रतिचयन को चुनते हैं जो उनके लिए सामान्यतः उपलब्ध और आसानी से पहुंच हो। तो इसी को कहीं भी क्या होता है, आकस्मिक एक्सीडेंटल, या आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी जो है यहाँ पे कन्वीनियंस, सुविधा के अनुसार। सभी क्या है आपकी नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग में आती हैं। प्रोबेबल में कौन कौन सी हैं, सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड और एरिया और क्लस्टर, ठीक है। तो ये सारी आपकी किस में आती है, प्रोबेबल में। तीनों को आप याद रखिए, जो आपकी सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, एरिया और क्लस्टर, तो ये आपकी प्रोबेबल में आती हैं। उसके बाद जो बचती हैं वो सब आपकी नॉन प्रोबेबल में आती हैं। या याद करने का आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए शोध प्रक्रिया के चरण नीचे दिए हैं, इनकी जो है इनको अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में, है ना। तो यहाँ पर ये भी देखिए 2021 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए इनको आपको, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले हम करेंगे क्या, लिटरेचर रिव्यू को करेंगे। लिटरेचर रिव्यू से क्या मतलब होता है, क्यों करते हैं लिटरेचर रिव्यू के बारे में मैंने आपको बताया है कि साहित्य का सर्वेक्षण, तो ये संबंधित अध्ययन क्षेत्र के लिए किए जा चुके कार्य की जानकारी प्रदान करके अपेक्षित अनुसंधान कार्य को यहाँ पर उसका फॉर्मेट प्रदान करता है, एक ओवरव्यू देता है ना। कल भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी आपके पूछे जाते हैं। तो साहित्य के सर्वेक्षण की बात क्या होती है कि जो भी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, जो भी रिसर्च हो चुकी है जिन चीज़ों में भी, जिन फील्ड में भी, उनकी हमको एक ओवरव्यू प्रदान करता है। क्या हो चुका है, क्या करना बाकी है, इन सबसे अलग करके पूर्व में जो भी चीज़ें हो चुकी हैं संपन्न अनुसंधान कार्यों की, मतलब फिर से वो रिपीट ना हो जाए, ठीक है, इनसे हमको बचाता है और उपयोगी समस्याओं को सामने लाता है। तो अब उनके अलावा जो चीज़ें हो चुकी हैं फिर से हम उन्हीं चीज़ों को ना कर सकें, इसके लिए हमको लिटरेचर रिव्यू करना होता है। तो सबसे पहला क्या काम हुआ आपका, क्या होगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपका लिटरेचर रिव्यू, है ना। तो यहाँ पर ये पहला, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो आपका इसमें 2 में दिख रहा है ना। आप जो लोग नए लोग हैं वो लोग ये जान ले कि एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज़ करोगे। यहाँ पर इसको काट दीजिए और इसको काटिए, अब आपको आसान हो जाएगा। अब 2 में से ही आपको सीक्वेंस बनाना है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, उसके बाद क्या करोगे, रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, क्योंकि हम रिसर्च क्वेश्चन ढूंढेंगे, समस्या ढूंढेंगे, है ना, प्रश्न को बनाएंगे, उसके बाद परिकल्पना को बनाएंगे। तो दूसरा नंबर आपका ये हो जाता है। अब आपको पूरा नहीं देखना है, ठीक, सी, बी और ए, डी, ई, ठीक है। तो आपका इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें राइट आंसर में हो जाती हैं, है ना। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इस तरह से चेक कर सकते हो, ठीक। तो एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा आप अपने समय को बचाइए और इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत अभी से डालिए, है ना। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं और देख लीजिए यहाँ पर नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग मेथड्स में कौन कौन से आते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग। मैंने आपको बताया प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल बता दिया। प्रोबेबल आपको एक ही याद रखना है कि सभी के चुने जाने की संभावना बराबर होगी, यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं हो सकेगा, है ना। और इकाइयों का चयन संयोग पर निर्भर होगा। इसमें आपकी सिंपल रैंडम में कौन कौन सी, जैसे कि लॉटरी मेथड हो गया, टिपेट कार्ड, ग्रिड प्रणाली, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो आपका यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें नॉन प्रोबेबल के अंतर्गत आएंगी। अब इसमें देखिए क्लस्टर है, जजमेंटल है, सिस्टमैटिक, स्नोबॉल, कोटा सैम्पलिंग, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबल में आपकी क्या थी, सिंपल रैंडम थी, स्ट्रैटिफाइड, एरिया और क्लस्टर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी आती हैं आपकी, जजमेंट सैम्पलिंग, है ना। क्लस्टर तो आपकी प्रोबेबल में हो जाती है, यहाँ पे नॉन प्रोबेबल हमको ढूंढना है, ठीक है, ये ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जजमेंटल सैम्पलिंग और फिर आपकी यहाँ पर स्नोबॉल, है ना। और जो है क्योंकि एरिया और क्लस्टर या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आपकी किस में आती है, प्रोबेबल में आ जाती है ना। मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें 4 आप नोट कर लीजिए, है ना।
और उसके बाद यहाँ पर देखिए स्नोबॉल, कोटा, ये सब इसमें आपकी नॉन प्रोबेबल में आ जाती हैं। प्रोबेबल में आपकी सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, एरिया और क्लस्टर और सिस्टमैटिक। ठीक है, एरिया को ही क्लस्टर सैम्पलिंग भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये आपकी इसमें हो जाती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि मैम खाली रिसर्च ही पढ़ा रही हैं। तो देखिए रिसर्च की यूनिट ऐसी है ना, इसमें आपका इंटरेस्ट आ जाता है तो आप क्या होगा, चीज़ों को पढ़ लेंगे और आपके क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना कम होती है, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से ही बार बार क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके ही बनाया जाता है, इसलिए मैंने आपको हर साल के क्वेश्चंस दिए हैं, ताकि आप ये देख लें कि क्वेश्चंस के लेवल को कैसे इंक्रीज किया जा रहा है ना, उसके डिफिकल्टी लेवल को कैसे यहाँ पर जो है इन्हांस किया जा रहा है ना। यहाँ पर देखिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब सर्वाधिक उपयुक्त, मतलब यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन नहीं है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए विषम, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन की बात हो रही है ना। हेट्रोजेनस जहाँ पे अलग अलग ग्रुप के, मतलब एक ही ग्रुप में बहुत सारे डिफरेंट क्वालिटीज़ हमको मिलेंगी। तो यहाँ पर कौन सी होगी, सीधे से आपको याद रखना है स्ट्रैटिफाइड। कई स्ट्रैटा में बना लेते हैं इसको, है ना। देखिए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होगी। यहाँ पर क्या होता है, हेट्रोजेनस होती है ना। जब जो पॉपुलेशन है आपकी हेट्रोजेनस होगी तो इस तरह से कोटा सैम्पलिंग और रैंडम का मिला जुला रूप होता है, और इनको क्या करते हैं, विभिन्न स्ट्रैटा में विभाजित करते हैं, और प्रत्येक वर्ग स्ट्रैटम से संयोगिक विधि अध्ययन के द्वारा विभिन्न वर्गों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग मतलब एक उसको रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा टाइप नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हेट्रोजेनस इसके अंतर्गत आता है ना। यहाँ पर देखिए, मान लें कि आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यकारी क्षमता की जांच करना चाहते हैं तो आप किस तरीके को अपनाएंगे। अब इसमें देखिए आपका एरिया सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज है, सिक्वेंशियल है या कोटा सैम्पलिंग है। तो आप इसमें क्या करोगे, तो यहाँ पर देखिए ये हम एरिया सैम्पलिंग को यहाँ पर चूज करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, किसी बैंक की आप उसके वर्किंग प्रोसेस को देखना चाहते हो, उसको जांच करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो, तो एरिया सैम्पलिंग को इसमें क्या करेंगे, क्षेत्र बड़ा होने के कारण पूरे अध्ययन क्षेत्र को कई एरिया में बांट दिया जाता है, और फिर उसकी सहायता से, मतलब मैपिंग की सहायता से आप कई उसको सब एरियाज में विभाजित कर देते हैं, फिर हम यहाँ पर सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो मल्टी स्टेज होगी और ना आपकी सिक्वेंशियल, ना ही कोटा, है ना। तो ये हो जाती है आपकी एरिया सैम्पलिंग। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वर्कशॉप, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, और फिर से इसके पूछे जाने की संभावना बनती है ना। तो देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो वही यहाँ पर लेके आती हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस आपकी बनी रहे और आपका जो है IQ लेवल भी बढ़ता जाए, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती जाए, है ना। वर्कशॉप किसके लिए आयोजित की जाती है, वर्कशॉप का मतलब ही क्या होता है, क्या लेक्चर देने के लिए होता है, या आपका यहाँ पर नए सिद्धांत या बहुलक्षाक समूह, यहाँ पर प्रशिक्षण अनुभव यहाँ पर प्रदान करने के लिए। वर्कशॉप के बारे में थोड़ा सा चीज़ें को जान लीजिए। वर्कशॉप एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य, यहाँ पर इंग्लिश में भी है तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्या होगा कि आपका ट्रेनिंग का काम यहाँ पर किया जाता है। समूह के सदस्य अपने ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रायोगिक कार्य और ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है, ट्रेनिंग को यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और यहाँ पर भागीदारी दी गई समस्या विषय पर कार्य प्रारंभ करते हैं, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई उनको ऐसा टॉपिक दिया जाएगा, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, उस पर ही वो अपना टास्क शुरू करते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं, विभिन्न संबंधित समस्याओं का समाधान निकालना, उद्देश्यों और विधियों का सामूहिक रूप से निर्धारण करना, किसी टॉपिक संबंधी स्पष्टीकरण करने और व्यवहारिक पक्ष के महत्व को। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे, हम प्रैक्टिकल वर्क की बात करते हैं। व्यक्तिगत रूप से भाग लेने और कार्य करने की योग्यताओं का विकास करना, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेन किया जाता है एक तरह से प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए, है ना। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो टू डेवलप एबिलिटीज टू पार्टिसिपेट एंड वर्क इंडिविजुअली, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 2021-22 जब मर्ज साइकिल हुआ था उसमें पूछा गया है, और ये क्वेश्चन काफ़ी है आता है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें कह रहा है शोध का वह प्रकार जिसमें शोधकर्ता किसी परिघटना की जानकारी प्राप्त करता है अथवा इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है, तो वो क्या कहलाता है। द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच रिसर्चर गेन्स फैमिलियरिटी विद अ फेनोमेना और टू अचीव न्यू इनसाइट।
न्यू इंसाइट की बात कह रहा है, नई चीज़ है ना। निदान तो यहाँ पे करने की बात नहीं हो रही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी ये हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव या हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो यहाँ पे नहीं हो रही है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी होती है। एक्सप्लोरेटरी के अंतर्गत क्या होता है, इसमें शोधकर्ता किसी परिघटना की जानकारी प्राप्त करता है अथवा नई अंतर्दृष्टि को प्राप्त करता है। इस प्रकार के अनुसंधान के उद्देश्य अज्ञात तथ्यों की खोज करना, ठीक है। कुछ नए कॉन्सेप्ट को ढूंढने की कोशिश की जाती है, तथ्यों के बारे में नवीन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से संबंधित है, ताकि वास्तविक समस्या का निर्धारण किया जाता है। एक्सप्लोर करना मतलब खोज करना, ठीक है। जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके अलावा क्या चीज़ें हैं जिस पे हम और काम कर सकते हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित थे। अब इसी तरह का आपके लिए पूरा प्रैक्टिस सेशन आपको करवाया जाएगा, जिसमें कि सारी चीज़ें आपकी बराबर से तैयार हो, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और इसी तरह चैनल पर बने रहिए, ताकि आपकी तैयारी आपकी एक मजबूत इरादों से हो और आपकी जो है दिसंबर का एग्ज़ाम आपका क्लियर हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।